एक सीजन्ड मर्सेनरी जिसे मौत ने भी नहीं छोड़ा। इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतनी सारी गलतियाँ, क्या मैं फिर से ये सब सही कर सकता हूँ? एक आखिरी मिशन और अचानक अंधेरा। लेकिन जब उसने आंखें खोली वो वापस अपने जवान दिनों में था। ये कैसे हुआ? अब उसके पास एक नया अवसर है, एक ऐसा मौका जहाँ वो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपने भविष्य को खुद तय करेगा। इस नई जिंदगी में उसकी योजना क्या होगी? कौन से दुश्मन उसका रास्ता रोकेंगे? और क्या वो वास्तव में अपनी किस्मत बदल पाएगा? नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मरने के बाद भी जब वो खुद को जिंदा पाता है तो वो बाहर देखने के लिए खड़ा होता है और उसे पीछे से किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसको अपना दुश्मन समझ लेता है और पीछे से जाकर उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो इंसान काफ़ी डर जाता है और बोलता है, यंग मास्टर, ये आप क्या कर रहे हो? उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सेसिल पैराडियम सोचता है, आखिर इसे मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा है? और वो सैनिक उसको धक्का मारकर दूर कर देता है और टेंट से बाहर पैराडियम राज्य में चलने को कहता है। पैराडियम राज्य का नाम सुनकर सेसिल बहुत हैरान होता है और वो बाहर जाकर एक चोटी पर खड़े होकर पूरे राज्य को देख रहा होता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है, ये मेरा वही राज्य है जिसे मैंने अपनी आंखों से तबाह होते हुए देखा है। मेरा राज्य, मेरे लोग सब धूल में मिलकर खाक हो गए थे। फिर उसके बाद भी ये सब यहाँ ठीक क्यों लग रहा है? तब उसे एहसास होता है कि वो समय में पीछे लौट आया है। ये पता चलते ही वो बहुत खुश हो जाता है और वो अपने राज्य की हिफाजत करने की कसम खाता है। लेकिन उसे उस दिन की एक घटना याद आती है कि आज के ही दिन रेड ऑर्क से लड़ाई करते हुए हमारे काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क की सेना आ जाती है जिनसे लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हुए बोलता है, इस बार मैं अपने किसी भी सिपाही को मरने नहीं दूंगा। कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। सेसिल खुद को लड़ने के लिए तैयार कर ही रहा था, तभी उसके सामने कुछ आकर गिरता है। पीछे से कुछ सैनिक चिल्लाते हैं, ऑर्क्स ने हम सभी पर हमला कर दिया है। सभी ऑर्क्स उन सिपाहियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेसिल ये देखकर सोचता है, आखिर ऑर्क्स ने इतनी जल्दी हमला कैसे कर दिया? वो सभी सिपाहियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सभी सिपाही घबराओ नहीं, हमला करने की पोजीशन में आ जाओ। वो सेना का कमांडर होता है। वो भागते हुए उन ऑर्क्स की तरफ जाता है। तभी एक ऑर्क उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किलों से बच पाता है। तभी एक ऑर्क उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है। सेसिल पैराडियम बिजली की रफ्तार से कमांडर की तरफ भागता है और कमांडर को कंधे से पकड़कर पीछे फेंक देता है। अब वो ऑर्क और सेसिल एक दूसरे पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेसिल की तलवार ऑर्क के हाथ तक पहुंच जाती है और वो उस ऑर्क के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी सिपाही और कमांडर हैरान रह जाते हैं। कमांडर बोलता है, इसने तो एक ही बार में उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। वो ऑर्क सेसिल के सामने ज़मीन पर गिर जाता है। वो अपनी तलवार घुमाते हुए कमांडर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, कमांडर, आज की लड़ाई की सारी कमांड्स आप मेरे हाथों में दे दो। कमांडर सेसिल पैराडियम को कमांड के सारे राइट्स मांगते हुए देख काफ़ी हैरान हो जाता है। कमांडर सोचता है, युद्ध के मैदान में हमारे एक आदेश पर सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और मैं ऐसे ही किसी को आदेश देने की अनुमति कैसे दे दूँ? कमांडर सेसिल को मना कर देता है। कमांडर बोलता है, मैं ऐसे किसी को आदेश देने की अनुमति नहीं दे सकता जिसको युद्ध लड़ने का ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं हो। सेसिल बोलता है, इस बेवकूफ़ की ज़िद हम सभी की जान लेकर मानेगी। तभी एक रेड ऑर्क उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे भागता हुआ आता है। कमांडर सेसिल को पीछे करते हुए बोलता है, मास्टर, आप पीछे रहिए। सेसिल एक डेविल रिएक्शन के साथ बोलता है, आपने मुझ पर कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, और वो अपनी तलवार से अटैक करता है। उसकी तलवार कमांडर की बगल से निकल कर जाती है। कमांडर सेसिल का गला पकड़कर बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी जान लेना चाहते थे? तभी वो अपने पीछे कुछ महसूस करता है। तलवार उस ऑर्क के सिर पर जाकर लगी थी और वो एक ही अटैक में मर जाता है। वो ऑर्क दोनों के सामने ज़मीन पर गिर जाता है। कमांडर हैरान रह जाता है। सेसिल कमांडर से बोलता है, आपको पता है लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता अगर वो अपने डर पर काबू ना पा सके।
युद्ध में सभी को लड़ाकू भावना की आवश्यकता होती है, ये बोलकर वो तेजी से भागता हुआ आपने तलवार लेकर उन सभी ऑर्क्स के ऊपर से छलांग लगा देता है और एक रेड ऑर्क के सिर में अपनी तलवार घुसा देता है और अपनी तलवार बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम सभी को मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे की इंटेंस लड़ाई को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेसिल पार्डियम पागलों की तरह रेड ऑर्क्स पर टूट पड़ता है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए एक एक करके सभी को मारने लगता है। सेसिल किसी पर भी रहम नहीं दिख रहा था। वो अपनी तलवार के एक ही बार से किसी के हाथ, किसी के सिर को कट कर रहा था। कमांडर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस सब के बीच इतना युद्ध करने पर सेसिल के चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो फिर से अटैक करता है और एक ऑर्क की गर्दन उड़ा देता है। सेसिल अपना पुराना फाइटिंग स्टैंड लेते हुए सोचता है, मेरा ये शरीर अभी इतना ज्यादा लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इन सभी को मारने के लिए कुछ और करना होगा। वो कमांडर की तरफ चीखते हुए तेजी से ऑर्क्स को अपने पीछे भगाते हुए आगे निकल जाता है। सभी सिपाही और कमांडर बस उसे खड़े होकर देखते रह जाते हैं। कमांडर सेसिल की चाल को समझ जाता है और सभी को आदेश देता है, जल्दी से उन सभी के पीछे चलो। सेसिल पहाड़ी की चोटी पर एक कोने में जाकर रुक जाता है और सभी ऑर्क्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पीछे से कुछ पैरों के चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सेसिल काफी खुश हो जाता है। सभी ऑर्क्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे से कमांडर सभी सिपाहियों के साथ आता है। सेसिल चोटी पर से छलांग लगा देता है और कमांडर को ऑर्डर देता है। कमांडर अपने सिपाहियों के साथ उन सभी मॉन्स्टर्स को चोटी पर से धक्का मार देता है और वो सभी खाई से नीचे गिरकर मर जाते हैं। कमांडर खाई के नीचे मॉन्स्टर चिल्लाते हुए देखता है। सेसिल अपनी तलवार के सहारे हवा में लटका हुआ था। कमांडर उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सेसिल का हाथ तलवार से छूट जाता है क्योंकि उसका शरीर अब जवाब दे चुका था और वो खाई से नीचे गिर जाता है। खाई से नीचे गिरने के बाद सेसिल पैरिडियम को अपने अतीत की कुछ यादें दिखाई देती है। एक लड़की सेसिल का नाम पुकार रही होती है। ये तो अलीना की आवाज़ है। माँ गुजर चुकी है। शुक्रिया मेरे भाई, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम सबसे खराब भाई हो। ये मेरी बहन से जुड़ी मेरी कुछ अतीत की यादें हैं। तभी कोई सेसिल का हाथ पीछे से पकड़ लेता है। ये अलीना होती है। वो रोते हुए बोलती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ मेरे भाई, घर वापस आ जाओ। और उसके बाद सेसिल की आंखें खुल जाती है। मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। ये दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दर्द मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। यंग मास्टर बोलते हुए कोई अंदर आता है। यंग मास्टर, आप उठ गए? ये बेलिंडा होती है। आपको पता भी है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। सेसिल भागते हुए जाता है और उसे गले लगा लेता है। बेलिंडा मेरी पर्सनल ट्रेनर थी जो हमेशा मेरे ही साइड रही। उसने मुझे कभी जज नहीं किया था, मैं सही हूँ या गलत। वो हमेशा से मेरा ही साथ देती रही। लेकिन पेरिडियम टेरिटरी के बर्बाद होने के बाद से बेलिंडा कहीं गायब हो गई थी और उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं बेलिंडा से दोबारा मिल पाऊंगा। इस बार मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर बेलिंडा सेसिल को बहुत सुनाने लगती है, आप ऐसे ही खुद को चोट पहुंचाते रहेंगे तो फेस्टिवल में कैसे जा पाओगे? फेस्टिवल की सुनकर सेसिल हैरान रह जाता है। अरे, आप फेस्टिवल के बारे में भूल गए? लेडी अलीना तो आपके साथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ, हर साल इसी समय पर एक फेस्टिवल होता है। अपनी पिछली लाइफ में मैं इस फेस्टिवल को अटेंड नहीं कर पाया था। फेस्टिवल एक हफ्ते बाद है। मेरी पिछली ज़िंदगी बदल देने वाले उस एक्सीडेंट में बस एक हफ्ता ही बाकी है, जिसमें मेरी बहन अलीना मारी जाती है। तभी अलीना दरवाजे से अंदर आ जाती है। क्या तुम अंदर हो भाई सेसिल? अलीना को भी गले लगा लेता है, जिसे देखकर बेलिंडा हैरान रह जाती है और अलीना भी बोलती है, क्या तुम मेरे साथ किसी तरह का मजाक कर रहे हो मेरे भाई? इतने में तेरेजिल बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया मेरी छोटी बहन। अलीना सेसिल को धक्का मार के दूर कर देती है। क्या ये हमेशा से ही इतनी ताकतवर थी? मैं यहाँ बेलिंडा के कहने पर आई हूँ और तुम भूल गए? कल तुम मुझ पर कितनी ज़ोर से चीखे थे। मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरा अलीना के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे माफ़ कर दो अलीना। सेसिल के मुंह से सॉरी सुनकर अलीना और बेलिंडा दोनों हैरान रह जाती है। क्या इसने सच में अभी मुझसे माफ़ी मांगी? क्यों, मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। क्या आखिरी दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? अब तुम ठीक लग रहे हो मेरे भाई। इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है
जैसा मेरी पिछली लाइफ में था। पिछली लाइफ में मैंने अलीना के साथ फेस्टिवल पर जाने से मना कर दिया था और मैंने उसे उस दिन आखिरी बार देखा। उसके बाद फेस्टिवल वाले दिन अलीना के स्क्वाड्स में से ही 2 गार्ड्स ने अलीना और उसके पूरे दल को मार दिया। उस दिन मुझे अलीना के साथ जाना चाहिए था। राजकुमारी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? दरवाज़ा खोलकर अलीना के 2 नाइट गार्ड जेमल और फिलिप अंदर आ जाते हैं। हमें माफ़ करना राजकुमारी, लेकिन वर्कर्स ने फेस्टिवल्स के लिए आई सप्लाईज को देखने के लिए बोला है। अलीना कब से इंचार्ज बन गई? आपको पता है, यंग ग्लोबल को इंचार्ज बनाया जाता है, लेकिन आप तो इन जिम्मेदारियां से दूर भागते रहे, इसलिए अलीना को इंचार्ज बनाना पड़ा। मैं बाकी का काम करने जा रही हूँ भाई, आप अपना ध्यान रखना। अलीना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। अलीना सेसिल को मुड़कर देखती है। क्या सच में इसके सिर पर गहरी चोट लगी है? मार्केट में एक आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ अलीना, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम यहाँ से दूर ही रहो। पीछे से एक आदमी मास्टर सेसिल चिल्लाते हुए आता है। तुम तो ओल्ड मैन फर्गस हो। आप ठीक हो मेरे मालिक? मैं आपका वफादार नाइट। बहुत सही समय पर आए हो तुम। क्या तुम सेसिल को उसके रूम तक ले जा सकते हो? अलीना की टीम में छपे उन गद्दारों से लड़ने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। फर्गस, हमारे महल में एक ट्रेनिंग हॉल है, मुझे वहाँ ले चलो। लेकिन ट्रेनिंग हॉल क्यों? यंग मास्टर, क्योंकि मुझे खुद को तैयार करना है। वो दोनों ट्रेनिंग हॉल की तरफ जा रहे थे। इस तरफ चलिए। यंग मास्टर सेसिल ट्रेनिंग हॉल को देखकर हैरान हो जाता है। ये तो सच में बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हमारे महल में एक इतना अच्छा ट्रेनिंग हॉल भी है। यंग मास्टर, मैंने इस ट्रेनिंग हॉल और यहाँ के सभी हथियारों की बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, इस उम्मीद में कि किसी एक दिन आप यहाँ आकर ट्रेनिंग करेंगे। जब आप लाल ऑर्क से लड़ने गए थे तो मुझे पता था आप हमेशा के लिए नहीं गए हो, इसलिए मैंने इन सब की बहुत अच्छे से देख रेख की। इसका मतलब मेरी पिछली ज़िंदगी में भी मेरे वापस आने की उम्मीद में ये इन सभी हथियारों की देख रेख करता रहा था। एक लंबी लाइफ जीना ओल्ड मैन, क्योंकि मृत्यु एक अभिशाप है। यंग मास्टर, आप तो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप पहले ही एक ज़िंदगी जी चुके हो। तुम सच में बहुत तेज़ हो बुड्ढे। मैं सच में मरने के बाद यहाँ वापस आया हूँ। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई, ठीक है? अब जाओ यहाँ से, मुझे ट्रेनिंग करनी है। मैं आसपास ही रहूँगा। मेरी पिछली ज़िंदगी में इस उम्र तक मुझे लगने लगा था कि मेरे आसपास के सभी लोग मेरे दुश्मन हैं, लेकिन मैंने कभी इन तीनों की तरफ देखा ही नहीं। 1 सप्ताह के बाद एलेना की मौत के लिए दूसरे राज्य के बेटे को दोषी ठहराया जाएगा और इसी वजह से ये लोग हमारे राज्य से युद्ध छेड़ देंगे और यही युद्ध हमारे राज्य के पतन का कारण बनेगा। मतलब एलेना की मौत हमारे परिवार की बर्बादी का कारण थी, लेकिन इस जीवन में मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मुझे इस शरीर को ताकतवर बनना होगा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले मुझे आसपास से थोड़ा माना इकट्ठा करके इस शरीर में डालना होगा। माना एक अलौकिक संसाधन है जिसे वातावरण से लेकर अपने शरीर की सारी सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। ज़्यादातर लोगों को माना डिटेक्ट करना ही नहीं आता है, लेकिन मैंने अपनी पिछली लाइफ में युद्ध के समय अपने शरीर को माना के साथ जोड़ना सीख लिया था। माना को कलेक्ट करने की चाबी हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों में छुपी होती है। उन सभी कणों को अपने दोनों हाथों के बीच एक क्रिस्टल की बाल की तरह आकार दिया जाता है, जिसे माना कोर कहा जाता है। मैंने हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन सभी की ही वजह से मैं अपनी माना कोर बनाने में सक्षम रहा था, लेकिन इतना सभी काफ़ी नहीं था। कॉन्टिनेंट के साथ सबसे ताकतवर लोगों में से एक होने के लिए अपनी पिछली लाइफ में मैं एक ऐसी मैजिक टावर में गया था जिसके पास उसकी खुद की मैजिक टेक्निक्स थी। जब तुम एक से ज़्यादा माना कोर बनाते हो और उन सभी को एक साथ जोड़ देते हो तो तुम्हारे शरीर की ताकत असीमित रूप से बढ़ जाती है। सेसिल के मुंह से खून निकलने लगता है। 3 माना सर्कल इस शरीर की लिमिट है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में 5 माना सर्कल बना पाया था। आखिर कब ये तकनीक मुझे विस्फोटक शक्ति हासिल करने देगी? ये तकनीक ज़रूरत से ज़्यादा माना लेती है और यही एडन के खिलाफ मेरी हार का कारण बनी थी।
उसने अपने नाइट्स के साथ मुझ पर उस वक्त हमला किया था जब मेरे शरीर में बिल्कुल भी माना नहीं बचा था। ये तकनीक हमेशा से ही असंतुलित रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। इस बार मैं ईडन को हरा दूंगा। मैं डुके और उसके पीछे छुपे सभी लोगों को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। 1 सप्ताह के बाद फेस्टिवल के दिन सेसिल तैयार होकर अपनी बहन से मिलने जाता है। अलीना उसे देखकर हैरान रह जाती है। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने ही तो कहा था कि फेस्टिवल पर मेरे साथ चलना। तुम बहुत बदले बदले लग रहे हो। तुमने पूरा सप्ताह ट्रेनिंग हॉल में बिता दिया। अलीना थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद बोलती है, मुझे आपका ये रूप पसंद है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने पुराने रूप में वापस आ गए हों। बेलिंडा उन दोनों गार्ड्स को समझा रही थी, यंग मास्टर पर नज़र रखना। भविष्य में क्या होने वाला है ये मुझे पता है, इसलिए इस बार शतरंज की चालें मैं चलूंगा। सेसिल और अलीना महोत्सव में घूम रहे थे। अलीना एक जगह जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और बोलती है, इस साल का फेस्टिवल भी हमेशा की तरह बोरिंग ही लग रहा है। तभी सेसिल सोचता है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? क्या मेरे अलीना के साथ होने की वजह से ये सब बदल गया है? तभी एक गार्ड की आवाज़ आती है, यंग लेडी चलिए, यहाँ से थोड़ी दूरी पर महोत्सव में एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अलीना उस गार्ड के साथ चली जाती है। तो तुम दोनों वो छुपे हुए गद्दार हो? ये देखिए यंग लेडी, हम यहाँ पहुँच ही गए। वो उन दोनों को एक सुनसान इलाके में ले आए थे। यहाँ तो कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। आखिर तुम हमें ये किस जगह ले आए हो? तभी सेसिल कुछ नोटिस करता है। उन्होंने वहाँ से भगाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अलीना सेसिल को पढ़कर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वो एक गार्ड से टकरा जाती है। अरे यहाँ से भाग जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो अलीना? उन दोनों के व्यवहार को देखकर डरने लगती है। तुम दोनों अगर यहाँ से चले जाओगे तो हम अपनी डील को कैसे पूरा करेंगे? आखिर तुम किस तरह की दिल की बात कर रहे हो? तभी उन सभी के पीछे से एक शख्स चलकर आ रहा होता है। चेहरे को कवर किए 3 लोग उनकी तरफ आने लगते हैं। ब्लैक चश्मा पहने इंसान का नाम फ्रैंक होता है। वो गार्ड फ्रैंक से बोलता है, हमने अपना काम कर दिया, अब तुम हमें हमारे पैसे दे दो। फ्रैंक बोलता है, हमारी बस राजा की लड़की को लाने की बात हुई थी, यहाँ पर उसका बेटा क्या कर रहा है? हम इसे तुम्हारे लिए उपहार में लाए हैं। जेमिल, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें इस आदमी के हाथ बेचकर यहाँ से कहीं दूर भाग पाओगे? फिलहाल तुम मुझे छोड़कर अपने बारे में सोचो। इतने में ही सेसिल काफी तेजी से आकर जेमिल को बीच से काट देता है। सेसिल अचानक से अपनी तलवार से उस गार्ड पर अटैक कर देता है। जेमिल के मुंह से खून निकल आता है। सभी लोग यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सेसिल उस गार्ड की बॉडी के सामने खड़ा रहता है। वह दूसरे गार्ड की तरफ तिरछी निगाहों से अपना किलिंग इंटेंट दिखाते हुए देखता है। वह गार्ड उसकी बहन को अपने कब्जे में ले लेता है। इतने में ही एक तलवार उसके सिर में आकर लगती है। यह नामुमकिन है कहते हुए वह गार्ड मर जाता है। उसका शरीर भी जमीन पर गिर जाता है और अलीना अपने भाई को गले लगा लेती है। हमने तो सुना था पेर्डियम का बड़ा बेटा बिल्कुल बेकार है, ना उसे लड़ना आता है और ना आज तक उसने कभी कोई ट्रेनिंग की है। स्ट्रांग होने के साथ साथ इसकी स्पीड भी काफी तेज है। इसने पल भर में 2 नाइट्स को मार डाला है। अब आएगा यहाँ लड़ने में असली मजा। यह बोलते ही वह दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। सेसिल उसकी बात पर मुस्कुराता है। उसकी स्माइल देखकर फ्रैंक शॉक्ड हो जाता है और सेसिल घूमते हुए एक सरप्राइजिंग अटैक करता है। वह फ्रैंक की चेहरे पर बहुत ही स्ट्रांग लात मारता है, जिससे फ्रैंक काफी दूर चला जाता है। मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे इतनी कम शक्ति के साथ नहीं हरा सकते हो। तभी फ्रैंक को कुछ होता है और वह खून की उल्टी करने लगता है। इसकी अटैचिंग पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? मेरी पिछली लाइफ में मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन को मारने के पीछे तुम लोगों का हाथ है, लेकिन इस बार मैं तुम सबको इसकी सजा देकर रहूंगा।
सेसिल गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी तीसरी माना कोर को एक्टिवेट कर लेता है। आखिर तुमने कैसे अपनी थर्ड माना कोर इतनी जल्दी एक्टिवेट कर ली? सेसिल फुल स्पीड में अपनी दोनों तलवारों से उस पर हमला कर देता है। ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। फिर उन दोनों में एक घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सेसिल अपनी दोनों तलवारों से उस पर बार बार अटैक करता है। इसके अटैक्स को ब्लॉक करने में ही मेरे हाथ कांप रहे हैं। सिर्फ अपनी माना को एम्प्लीफाई करके इतनी पावर हासिल नहीं की जा सकती है। मैंने आज तक ऐसी कोई तकनीक नहीं सुनी जिससे अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने अचानक से कोई और व्यक्ति आ गया हो। फ्रैंक की तलवार को सेसिल अपने अटैक से तोड़ देता है और उसकी बॉडी पर एक कट लगा देता है। इस अटैक से फ्रैंक काफी घायल हो जाता है। सेसिल अपनी तलवार को फ्रैंक के पेट में घुसा देता है और उसे दीवार के कोने पर ले जाकर पूछता है, तुम्हें यहां पर किसने भेजा है? मैं यह सब इस तरीके से खत्म नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हारी बहन को मार कर ही मरूंगा। तभी सेसिल उसके हाथ को अपनी माना से बनी स्ट्रिंग्स से पकड़ लेता है। आखिर यह क्या चीज है? मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा हूं। मुझे उस इंसान का नाम बता दो। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता हूं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर उसको मार देता है। हमने तुम्हारे साथ किलर कम्युनिटी का सबसे ताकतवर हत्यारा फ्रैंक और उसके 2 नाइट्स भेजे थे। फिर भी तुम एक लड़की को मारने में नाकाम रहे। यह सब कुछ उस सेसिल परेडियम की वजह से हुआ है। तुम्हारा यह कहने का मतलब क्या है? परेडियम हाउस का बड़ा बेटा, जिसे नकारा और बदतमीज कहा जाता है। यह तुम किस तरीके का बहाना बना रहे हो? नहीं, आप लोग नहीं जानते हो उसके बारे में। वो इमोशनलेस चेहरा, उसकी आंखों में जीत का कॉन्फिडेंस और उसके लड़ने का परफेक्ट स्टैंड। हमारे नाइट्स को मारने के लिए उसका एक वार ही काफी था। फ्रैंक भी उससे लड़ने के लिए उस लड़ाई में कूद गया था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में बस मौत दिखाई दे रही थी। उसका हर हमला उसके दुश्मनों को मौत की तरफ ले जा रहा था। और जब उसकी तलवार फ्रैंक के पेट में घुसी तो फ्रैंक के मुंह से निकली चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और वो वहां से अपनी बहन को लेकर चला गया। लेकिन हमारा टेरिटरी वॉर करवाने का मकसद अभी भी खराब नहीं हुआ है। बस आप मुझे एक दूसरा मौका दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे दूसरा मौका मांगने की? तुम्हारी वजह से हमारा कितना समय बर्बाद हो गया। इसको खत्म कर दो। तुम सब शांत हो जाओ। तो तुम एक और मौका चाहते हो? हाँ, मैं उस सेसिल पैडियम को जान से मार दूंगा। कैसे मरोगे तुम उसे? मैं एक ऐसे इंसान के साथ उसकी लड़ाई करवाऊंगा जो उसे मार देगा। कौन है वह इंसान? कैन लोगस, जिसकी मसल्स पावर के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया है। उत्तर में ऐसा कोई नहीं जो उसको हरा सके। इसके अलावा केन सेसिल का चचेरा भाई है, इसलिए उनको लड़वाना बहुत आसान होगा। अगर तुम इस बार भी फेल हुए तो यह मिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मिशन होगा। भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। पर्डियम किले के प्रशिक्षण कक्ष का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर, आज का खाना तैयार हो चुका है। इतने में माना से बनी कोई चीज फर्गस की तरफ आती है। फर्गस के बगल में खड़ी तलवार को पकड़कर हवा में उड़ा ले जाती है और सीधे सेसिल के हाथ में जाकर रुकती है। अब मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूं। अरे फर्गस, तुम यहाँ कब आए? मुझे माफ करना, मैंने आपकी ट्रेनिंग में बाधा उत्पन्न कर दी, लेकिन आपने ये इतनी कम उम्र में कैसे किया? तुम इसकी बात कर रहे हो? इसे माना थ्रेड कहते हैं। ये माना से बना हुआ एक धागा है। मैंने फ्रैंक को भी इन्हीं धागों के जाल में फंसाकर मारा था, लेकिन यह शरीर का बहुत ज्यादा माना खींचते हैं। मुझे लगता था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी माना का प्रयोग बहुत अच्छे से किया है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। कुछ समय पहले तक इन्हें माना का इस्तेमाल करना भी नहीं आता था। फिर इनके दिमाग में माना को इस तरीके से इस्तेमाल करने का विचार कैसे आया? यंग मास्टर, यंग लेडी अलीना की जान बचाने के लिए धन्यवाद।
मेरी बहन की जान बचाना मेरा फर्ज था। चलो अब टेबल पर चलकर खाना खाते हैं। फेस्टिवल के रुक जाने के 5 दिन बाद का समय। अलीना बोलती है, कोई मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा है कि सेसिल ने ही मेरी जान बचाई है। वह सभी खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी एक मेड खाना लेकर आती है। वो सेसिल के पास खाना लेकर आती है और उसकी प्लेट रख देती है। सेसिल खाने को देखकर हैरान रह जाता है। बेलिंडा, आज खाना इतना कम क्यों है? आप हमारे राज्य की स्थिति तो जानते ही है। तभी बाहर से काफी शोर आ रहा था। एक मोटा आदमी बोल रहा होता है, हमारे नुकसान की भरपाई करो। बाकी लोग भी उसके पीछे यही नारा लगाने लगते हैं, महल के बाहर आओ। तुम सभी लोग महल के अंदर अपने पैसों से मजे उड़ा रहे हो। बाहर ये सब क्या चल रहा है? आपको तो पता ही है कि फेस्टिवल को सिर्फ एक ही दिन में कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से इन सभी दुकानदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमें इन सभी के लिए कुछ करना चाहिए। फर्गस, हमारे सिपाहियों को नीचे भेजो और उन्हें बोलो कि भीड़ को थोड़ा शांत करें। हमारे पास अभी यहाँ कोई भी सैनिक नहीं है। सभी सिपाहियों को रेड ओर्क्स की वजह से हुई तबाही को ठीक करने के लिए भेज दिया है। हमारे किले के लेफ्ट साइड में दानवों का जंगल है और युद्ध का मैदान भी यहाँ से काफी दूर है, इसलिए कहीं से भी सिपाहियों को नहीं बुलाया जा सकता है। हमारे पास पैसे और सिपाही दोनों ही नहीं है। हमारा राज्य वाकई में काफी दिक्कतों से गुजर रहा है। बेलिंडा, क्यों ना इन सभी को मेरे पैसों में से थोड़ा सा अमाउंट दे दिया जाए? शायद आप भूल रहे हैं, आपके पास भूटी कौड़ी भी नहीं है। महाराज ने आपको पैसे देना बंद कर दिया है क्योंकि आप पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। मतलब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। चलो ठीक है, तुम ही मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे सबसे पहले कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं हमारे राज्य के लिए थोड़े पैसे कमा पाऊं। सेसिल अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और दरवाजा खोलकर बोलता है, यंग मास्टर। अरे रोनाल्डो, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? नीचे एक प्रॉब्लम हो गई है। यंग मास्टर कैन आपसे मिलने आए हैं। हमें कमांडर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है। फिर उसके बाद एक पंच कमांडर की चेस्ट पर पड़ता है। वह पंच इतना पावरफुल होता है कि कमांडर के आर्मर पर भी डेंट पड़ जाता है। कमांडर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सेसिल वहां आ जाता है। कमांडर सेसिल को देखकर बोलते हैं, यंग मास्टर, आखिर कौन है जिसने मेरे कमांडर की ऐसी हालत कर दी? तो ये तुम हो। तभी हमें कैन द मस्कुलर मैन को दिखाया जाता है। कैसे हो मेरे छोटे भाई? आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा।